हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए आईपीआर को कंटिन्यू करेंगे। कॉपीराइट लॉ की बात कर रहे थे अपन। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली थी कॉपीराइट लॉ के बारे में, क्या होता है कॉपीराइट का, और भी राइट्स के बारे में बात कर रहा था कुछ और। पर आज मैं आपसे उसी राइट्स को एक्सटेंड करके बात करूंगा। अगर आपको याद हो तो पिछले बार मैं बार बार वीडियोस में बोला था कि बंडल ऑफ राइट्स, एक राइट जब आपको कॉपीराइट मिलती है तो उसके साथ बहुत सारे अधिकार और साथ में मिलते हैं। उसी अधिकार की बात करेंगे। जैसे कि एक मैगजीन है, नोवेल है, उस नोवेल के बेसिस पे आप मूवी नहीं बना सकते बिना कॉपीराइट। अगर कॉपीराइटेड मूवी है तो, और क्या नोवेल है तो, बिना उनसे परमिशन लिए हुए। तो ये सब राइट्स होते क्या है? एडाप्टेशन राइट्स क्या होता है, ट्रांसलेशन राइट्स क्या होता है, रिप्रोड्यूस का राइट क्या होता है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। थोड़ी सी इन सब चीज़ों को समझेंगे। बेसिक चीज़ें ही हैं, पर आज के बाद जो वीडियोस बनेंगे वो थोड़े से अच्छे लेवल के बनेंगे, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और अच्छी आएंगी, जो आपके पेपर के हिसाब से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज समर्थ एशियन जुडिशरी, जहाँ पे आपको तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं जुडिशरी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड। एंड एट द एंड ऑफ द डे में जो भी ये लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और जिन्हें जो नहीं भी जानते हैं, प्लीज़ रिकॉग्नाइज करिए एफर्ट्स को यार, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के एफर्ट्स के बिना, आप लोगों के प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आप लोग थोड़ा बहुत भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, फिर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जो मैं इस चीज़ में और आप लोगों को कहूँ करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समर्थ एशियन जुडिशरी को अगर और आगे बढ़ाना चाहते हो आप लोग तो। आगे जल्दी ही मैं जुडिशरी से रिलेटेड और सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं, आईपीसी उसके अलावा टॉर्ट्स, कॉन्टेक्ट, जो भी चीज़ें जैसा आप कहोगे, कमेंट करोगे, वैसा ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो मैं बताऊंगा यार। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली बार मैंने आपको बताया था एक अनिल गुप्ता वर्सेस कुणाल दास गुप्ता का केस, अगर याद हो, स्वयंवर वाला कॉन्सेप्ट। इसमें उसी में केस रह गई थी उर्मी जुवेकर वर्सेस ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज़ लिमिटेड का, जिसमें एक सवाल उठा था कि क्या कॉन्सेप्ट नोट, जिसकी मैंने स्क्रिप्ट की बात करी थी आपसे, क्या वो स्क्रिप्ट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट उसके ऊपर कहा जा सकता है कि मेरे स्क्रिप्ट या मेरे कॉन्सेप्ट नोट के बेसिस पे किसी ने कुछ बनाया है, तो क्या कॉन्सेप्ट नोट को कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर ला सकते हैं, उसके परव्यू में ला सकते हैं। और एक और बात कही गई थी, अभी उर्मी जावेकर जो थी, इनकी एक अपना एक शो बनाना चाहते थे, ये क्या नाम था, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस करके। अब इन्होंने बात करी डिफेंडेंट से और भी कंपनी से, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करी, इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करी। बाद में क्या हुआ कि उस कंपनी ने अपने नाम, जो समर शोडाउन करके था, उस हिसाब से उस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड उसने क्या बना दिया, एक शो बना दिया। तो इन्होंने कहा कि ये मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुई है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हुई है। तो बात जब हाईकोर्ट पहुंची तो हाईकोर्ट में एक बात कही गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को समझना चाहिए, और बस वो उतना ही याद रखने से ज़्यादा ऐसा जिसमें कुछ याद रखने लायक है नहीं। उन्होंने बोला कि देखिए कॉन्सेप्ट नोट भी लिटरेरी वर्क्स के अंदर आते हैं, सेक्शन 2O के अंदर आता है कॉपीराइट एक्ट का, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो भी एक तरीके की किसी के माइंड की एक्सप्रेशन है। जब तक वो आपके माइंड में था वो कॉन्सेप्ट समझते हो ना, किसी भी आइडिया, किसी भी पूरे मैं बोलूँ एलिमेंट का एक बेसिक क्रक्स, बेस जिसको बोलते हैं, वो आइडिया एक तरीके से, उसके पीछे की सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट हो गया। वो माइंड के हर एक चीज़ को समझ रहे हो आप, उस चीज़ के पीछे का, तो कॉन्सेप्ट होता है, आप उस चीज़ को समझो। जैसे इस पूरे आईपीआर का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ एक पॉइंट्स जो आपके दिमाग में रखने हैं, कॉपीराइट का डेफिनेशंस, कुछ एक डेफिनेशंस अगर आप लो तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक का। कुछ केसेस पढ़ लो आप तो वही कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट नोट जो होता है वो एक तरीके की माइंड की एक्सप्रेशन होती है, आपके आइडिया का एक्सप्रेशन होता है। अब ये उन्होंने किसी के साथ शेयर करा, साझा करा, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियलिटी तो थी, कॉन्फिडेंस तो था, और आपने वो बातें, गोपनीयता की बात भी की गई थी, गोपनीयता मेंटेन करने की। पर एज सच वो जैसे ही गोपनीयता आपकी जो है वो टूटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो ब्रीच हुआ आपका। तो कोर्ट ने कहा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी और ब्रीच का इस चीज से कोई लेने देना है नहीं, कॉपीराइट का वो अलग चीज है बिल्कुल। और जो दूसरी बात उन्होंने की कॉन्सेप्ट नोट की, वो बिल्कुल बोला उन्होंने कि कॉपीराइट में ही आएगा, वो कॉपीराइट उस पर क्लेम किया जा सकता है, उस पर आप कह सकते हो, क्योंकि आपने वो अपने आइडिया को क्या करा, एक्सप्रेस करा है। तो कुछ बातें कोर्ट ने की थी, जैसे कि द मेन थीम ऑफ द प्लेंटिव्स वर्क हैज बीन सब्सटेंशियली लिफ्टेड एंड बोरोड। कोर्ट ने कहा कि जो मेन थीम आप जो कह रहे हो, जो प्लेंटिफ है, उसका जो काम था उसे आपने क्या करा, पूरा का पूरा बोरो कर लिया, लिफ्टेड कर लिया है। जो चेंजेस आपने इंट्रोड्यूस किया वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक किया है, बस दिखाने के लिए किया है। एंड द डिसिमिलैरिटीज ऑफ पॉइंटेड आउट बाय द डिफेंडेंट वे ट्राइवियल एंड इनसिग्निफिकेंट। कोई मतलब नहीं, आप कह रहे हो कि सर नहीं हमने तो ऐसा करा है, हमने वो करा है, देखिए हमने ये चेंजेस करे हैं, नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। Viewed from the point of view of an average person, the defendant's work is based or taken from the original work of the plaintiff। डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट नोट से लिखा गया है, बात को कोर्ट ने कही थी। एक और बात कहा, द कॉन्सेप्ट नोट एज वेल एज फर्दर डेवलप्ड कॉन्सेप्ट नोट एंड प्रोडक्शन प्लान कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिटरेरी वर्क्स इन विच कॉपीराइट एग्जिस्ट। समझ रहे हैं आप बात को? फॉर इवेल्युएटिंग वेदर देयर वाज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्लेंटिफ्स कॉपीराइट, द कोर्ट विल नॉट एंटर इनटू हाइपर क्रिटिकल स्क्रूटनी बट गो बाय द ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस एंड इंप्रेशंस ऑफ एन एवरेज व्यूअर। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना, देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी और ब्रीच
और कॉपीराइट, ये जो कॉन्सेप्ट नोट है जो भी है कॉपीराइट के, अगर इन दोनों को एक साथ मेल खाओ, एक साथ दोनों को अगर सोचो, तो एक सवाल दे रहा हूँ आपको, मैं बताना आंसर। मेरे लैपटॉप में पड़ी थी, मेरे रूम में एक पूरी कॉन्सेप्ट नोट एक मूवी की, लेट से मेरी एक मूवी आ रही है मान लो कल, A+B = C, इसकी मूवी मैंने बनाई है, एक पूरा स्क्रिप्ट नोट है, मान लीजिए डायरेक्टर हूँ मैं, और मेरे रूम में कोई और डायरेक्टर आए, कोई प्रोड्यूसर आए, और कहीं से उनको मेरे लैपटॉप का एक्सेस मिल गया, शायद मैं वॉशरूम चला गया, मैं कुछ और काम करने लगा, तो वो लैपटॉप पे दिख गया स्क्रिप्ट, उन्होंने पढ़ लिया उस कॉन्सेप्ट नोट को, उसके बाद उन्होंने मूवी बना दी। क्या आप बाद में उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है? कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जा सकता है? आंसर देना आप नीचे कमेंट में, सोचो, दोनों को अटैच करो एक साथ, फिर सोचो। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी आप इस तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी और ब्रीच की बात करते हैं तो वो तभी सक्सीड हो सकता है जब द प्लेंटिफ हैज टू आइडेंटिफाई क्लियरली द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग रिलाइड ऑन। जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करा था वही इन्फॉर्मेशन वहां पे है, वही सारी चीजें वहां है। द प्लेंटिफ हैज टू शो दैट इट वाज हैंडेड ओवर इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में उसको बताई गई थी, सारी चीजें दी गई थी। द प्लेंटिफ हैज टू शो दैट इट वाज इन्फॉर्मेशन ऑफ द टाइप विच कुड बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात बताओगे कि देखो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल थी। द प्लेंटिफ हैज टू शो दैट इट वाज बेस्ट यूज्ड विदाउट लाइसेंस और देयर वाज अ थ्रेट टू यूज इट। लाइसेंस वगैरह के लिए बिना यूज किया गया है, तो बातें कही गई थी। समझ रहे हो आप? ये बातें उर्मी जुबेकर के केस में कही गई थी, जो इंपॉर्टेंट केस था। तो आपको मैं बार बार कह रहा था पिछली बार कि डेली सोप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर मूवीज बनती हैं मार्केट में, कोई नोवेल वगैरह पे बनती हैं, बहुत सारे नोवेल्स पे मूवी बनती है, तो वैसे ही नहीं बनते। या कोई मूवी के स्क्रिप्ट को आप ऐसे नहीं कह सकते कि उस मूवी को मैंने चोरी करके बना लिया था, नहीं। या कोई सॉन्ग का, कोई लिरिक्स का हमने कॉपी कर लिया पूरा कंप्लीटली उसके आइडिया का, नहीं कर सकते आप। उस पर भी कॉपीराइट किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट नोट बसरते होना चाहिए, वो सेक्शन 2 लिटरेरी वर्क्स के अंदर वो चीज आती है, ठीक है। ये एक रह गई थी इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए आज से अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है राइट्स कन्फर्ड बाय कॉपीराइट। जैसे ही आपको राइट मिलता है, जैसे कॉपीराइट आपको दिया गया, लेट से किसी भी नोवेल पे लेट से आपको एक कॉपीराइट दिया गया, अब उसके साथ राइट्स क्या क्या मिलते हैं आपको, जो बंडल ऑफ राइट्स की मैं बात कर रहा था बार बार, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पहले एक बात कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज करके पूछा था कि एक स्वीट ऑफ द बुरो डॉक्ट्रिन और मिनिमल डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। मिनिमल क्रिएटिविटी तो आप भी समझ रहे हो कि आप ओरिजिनलिटी को जो मेंटेन कर रहे हो, ठीक है मेंटेन कर रहे हो, पर उसमें आपका कुछ तो क्रिएटिविटी होना चाहिए। क्रिएटिविटी इन द सेंस यू मस्ट हैव अटैच्ड, यू मस्ट हैव एडेड समथिंग, चाहे वो किसी भी तरह लिटरेरी, डॉक्यूमेंट्री, चाहे कुछ भी हो, आर्टिक हो, फिर उसके अलावा हम बात करें सिनेमेटोग्राफी को, यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपको होना चाहिए मिनिमल लेवल का। ये जो स्वीट ऑफ द बुरो डॉक्ट्रिन थी ना, कि आपने कितना पसीना बहाया उस चीज को काम करने में, मैं बताऊं तो सिंपली हिंदी में, तो आपने इन्वेस्टमेंट करा है, कि मान लीजिए कुछ मेहनत करा है, कुछ एफर्ट्स करे हैं, कुछ कंपाइलेशन करा है, चाहे ओरिजिनल आइडिया बिल्कुल वही है, पर वो सारी चीज जो आप कंपाइल करो वो आपका अपना होना चाहिए। तो इसको रिजेक्ट कर दिया इंडिया में कई बार कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मिनिमल क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए, भले ही सेंट्रल आइडिया सेम रखा है, पर मिनिमल क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ चीजें अटैच करके आपको नया बनाना पड़ेगा, ये बात कही गई थी। ये होती है डॉक्ट्रिन, सिंपल सी डॉक्ट्रिन, तो कुछ था नहीं ऐसा जिसमें बेकार परेशान हो रहे थे आप। तो आज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब भी हम आपसे कहते हैं कि आप बताओ भैया बंडल ऑफ राइट्स को क्या क्या होते हैं। जैसे एक नोवेल को आपको कॉपीराइट दिया गया, अब वो नोवेल मार्केट में बिना आपके परमिशन के रिपब्लिश नहीं हो सकती, बार बार पब्लिश नहीं किया जा सकता। या फिर मान लीजिए आपके उस पर एक ऐसा फोटो बना हुआ है, अब इसने किसी ने क्या करा, उस सारे वर्ड्स को टाइप करा, एक सेम तरीके का चीज़ तैयार करा, पब्लिश बनाया और पब्लिश कर दिया कम पैसे में, या बिना आपके नाम के कोई और नाम अटैच करके उसमें। हाँ, फोटोकॉपी जेरोक्स तो चलो दुनिया भर की होती हैं, वो अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक प्रॉपर प्रिंटेड मटेरियल की बात कर रहा हूँ, या एक तरीके की आर्टिस्टिक वर्क की बात कर रहा हूँ, या फिर एक सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहा हूँ। तो वही कहता है बंडल ऑफ राइट्स आर कन्फर्ड विथ व्हाट, कॉपीराइट। जैसे क्या क्या, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स, उसके अलावा ऑथर्स मोरल राइट्स एंड नेबरिंग राइट्स और रिलेटेड राइट्स। ये 3-4 चीजें आपको पढ़नी है। अगर आप समझ रहे होगे तो पहले मैं ऑथर्स मोरल राइट आपको बताता हूँ, 1 मिनट, फिर मैं इसके ऊपर केस भी बताऊंगा, अमरनाथ सहगल का केस है। पहले मोरल राइट को समझिए। मोरल राइट क्या होता है? नैतिक राइट्स। लेट्स से मैंने कोई चीज़ बनाई और उस पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, मेरी कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, पर उसको बनाने में मेरा अधिकार तो है, मैंने उसको बनाया, मेरा मेहनत तो है। तो क्या मेरी एक नैतिक अधिकार नहीं बनता ये कि उसके साथ अगर कोई खेल रहा है, उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, उस आइडिया के साथ, एक्सप्रेसिव आइडिया के साथ, तो मैं उस पर सवाल खड़ा कर सकता हूं? अरे बात को समझ रहे हो? मोरल राइट तो यही कहता है ना, नैतिकता की बात। यही बात कही थी, अमरनाथ सहगल का एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ।
उसमें कहा गया था अमरनाथ सहगल ने एक चीज़ बनाई, म्यूरल पेंटिंग, अगर आप जानते हो तो म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं उसको, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो म्यूरल पेंटिंग उन्होंने बनाई और उसको विज्ञान भवन में पब्लिश कर दिया गया, लगा दिया गया दीवारों पे। बाद में जब उसकी फर्निशिंग हो रही थी, उसका जो वापस में कंस्ट्रक्शन हो रहा था कुछ ऐसा सच, तो उसको हटा दिया गया वहाँ से, मतलब वो डैमेज हो गया। तो मोरल राइट कहता है कि जैसे ही आपके बनाए हुए किसी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी एक्सप्रेसिव आइडिया को अगर कुछ डैमेज पहुँचता है तो एक तरीके से आपके ऊपर अधिकार होता है, मोरल को एक तरीके का क्लेम है कि आप कर सकते हो। तो अमरनाथ सहगल साहब ने यही चीज़ क्लेम करी थी कि यार तुम लोगों को कितना बढ़िया चीज़ बना कर दिया मैंने। अब भले ही कॉपीराइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई, उसका पैसा आपको मिल गया, कि अब उस चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के उस पेंटिंग का, पर मोरल राइट तो मेरा है ना, क्योंकि मैंने वो चीज़ बनाई थी और आपने डैमेज कर दिया। तो कोर्ट ने इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करा था कि हाँ बिल्कुल होती है मोरल राइट। हाँ कॉपीराइट आपको क्लेम मिलेगा नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो अलग चीज़ है, पर मोरल राइट आपको जरूर मिलेगा, उसके लिए आपको कंपनसेशन जरूर मिलेगा। ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा कि एक तरीके की इंजंक्शन आप अगर चाह रहे हो तो इशू करवा दिया जाएगा, कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं है, इंजंक्शन मिलना भी चाहिए कि कोई अब उसमें उसको क्या कर सकता है, पब्लिश नहीं कर सकता है आपके बिना या फिर आपको पूछे बिना, और जो भी रेमिनेंट्स बच रहे हैं वो आपको वापस दिया जाए। और जितने भी राइट्स उसके बाद उस म्यूरल पेंटिंग से रिलेटेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ सहगल के पास चला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा द प्लेंटिफ वुड हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू रिक्रिएट द म्यूरल एट एनी प्लेस एंड टू सेल द सेम। वापस से आप उसको बनाकर सेल कर सकते हैं अब, क्योंकि वो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से छीन ली गई और आपको दे दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चीज़ का जो आपको आपने बना कर दिया उसका उन्होंने बचाव नहीं किया, तो आपके पास मोरल राइट बनता है। कुछ कंपनसेशन भी दिया जाएगा, सेक्शन 57 के अंदर सारी बात करेगी, जब अपन बात करेंगे सेक्शन 57 की तो और बातें करेंगे। सो द स्पेशल राइट टू डिफेंड द ऑथर्स ऑनर प्रेस्टीज dignity and to restrain damage and claim damage if there is distortion, mutilation or modification or other act prejudicial to his honor or prestige। आपके प्रेस्टीज की बात है ना, कोई कहेगा किसने बनाया, अमरनाथ सहगल ने, यार कितनी गंदी पेंटिंग बनाई है, टूटा फूटा है, आधा देखो नीचे ऐसा है वैसा है, किया तो उन्होंने नहीं था, तो इसे डैमेज रेपुटेशन को पहुंचती है अमरनाथ सहगल के या फिर उस ऑथर के, तो मोरल राइट बनता है, ये बात कही गई कोर्ट में, तो याद रखना है आपको। तो इसके अलावा और भी चीज़ें कही गई कि तो आप क्या कर सकते हो, पैटर्निटी राइट मिलता है, आइडेंटिफिकेशन राइट, जो अपना नाम वगैरह आप लिखते हो ना पेंटिंग वगैरह में, या कोई भी ऑथर जब भी अपना कुछ बनाते हो उसमें लिख देते हैं नाम, और द राइट टू मेंटेन प्यूरिटी, आपको मेंटेन करके रखना ताकि आपके ऑनर की बात रहे, आपकी प्रेस्टीज खराब ना हो। द ट्रीटमेंट ऑफ अ वर्क विच इज डेरोगेटरी टू द रेपुटेशन ऑफ द ऑथर वुड बी ब्रीच ऑफ द ऑथर्स राइट, मोरल राइट जिसकी बोलते हैं। द राइट टू विथड्रॉ फ्रॉम publications one's work if the author feels that due to passage of time and change opinion it is avoidable to do so, it is author's right to retraction। मान लो समय के साथ उसको लगता है कि नहीं यार इसको हटाओ, तो क्योंकि ये चीज़ खराब हो रही है, अच्छी नहीं लग रही है, ये अभद्रता दिख रही है, कुछ भी एनीथिंग टाइम के साथ, तो आप उसको क्या करवा सकते हो, हटा सकते हो। राइट टू डिसेमिनेशन, तो कुछ ऐसे राइट्स मोरल राइट्स में बात की गई है। नैतिकता का अधिकार जिसको बोलते हैं उसको दिया जाएगा, चाहे आपके पास कॉपीराइट हो या ना हो, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं बोलूँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स की जब हम बात करते हैं, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट सेक्शन 14 में कुछ चीज़ें दी गई, जैसे लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क में आपको क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स है, सेक्शन 14(1), सेक्शन 14(a)। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको क्या दिया गया, सेक्शन 14(b)। आर्टिस्टिक वर्क सेक्शन 14(c), सिनेमेटोग्राफिक फिल्म सेक्शन 14(d), साउंड रिकॉर्डिंग सेक्शन 14(e)। ये सारी चीज़ों की बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स क्या होगा आप खुद बताओ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट कहता है कि आपके पास वो पूरा अधिकार है कि उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमी का आपको बेनिफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको होना चाहिए, तभी तो आपको कॉपीराइट क्लेम का बेनिफिट है, वरना क्या फायदा कॉपीराइट क्लेम का, कुछ मिल भी रहा नहीं है, मेरा मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हो रहा। तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट का मतलब ये होता है कि आपको उससे पैसा कमाना है, आपको उसका पैसा मिलेगा। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, आपके साथ ही पढ़ेंगे हम भी। तो कहता है सेक्शन 14 मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, जब आप देखोगे, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट, IPR जो कॉपीराइट एक्ट की बात करें, copyright means the exclusive right subject to the provisions of this act to do or authorize the doing of any of the following acts in respect of a work or any substantial part thereof, namely। copyright का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूसिव राइट कुछ प्रोवाइजो के साथ आपको मिलते हैं। तो जैसे ही हम लिटरेरी वर्क की बात करें, ड्रामेटिक वर्क की बात करें, म्यूजिकल वर्क की बात करें, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हम, तो आपको क्या क्या मिलते हैं, टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल फ्रॉम फॉर इंक्लूडिंग द स्टोरिंग ऑफ इट और एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये सारी चीज़ें प्रोवाइजो के रूप में, ये सारे अधिकार आपको एक तरीके से मिलते हैं कि आप इन चीज़ों को रोक सकते हो एज ए कॉपीराइट ओनर, कि आप रिप्रोड्यूस नहीं होने दोगे उस काम को किसी भी मटेरियल में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में उसको क्या कर रहा है, कोई स्टोर कर रहा है PDF के फॉर्म में या किसी फॉर्म में, डेटा वगैरह के में या कुछ बाइट्स वगैरह में नहीं कर सकते आप। टू इशू कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक नॉट बीइंग कॉपीज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन, जो कॉपी सर्कुलेशन में है, मान लीजिए किसी मैगजीन की, किसी भी आर्ट की, किसी भी
ड्रामा की, म्यूजिकल की नहीं, म्यूजिकल और ड्रामा और लिटरल यही 3 चीज़ें हैं, तो उसकी कॉपी बना सकता है कि नहीं कोई, उसको रोक सकते हैं आप। टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक और कम्युनिकेट इट टू द पब्लिक, या तो पब्लिक को वो के सामने वो परफॉर्म करे, या तो उसको कम्युनिकेट करे, या फिर सीधे या किसी तरीके से बताने का ट्राई करे, किसी भी तरीके से बताने का ट्राई कर रहे हो आप, तो रोका जा सकता है। टू मेक एनी सिनेमेटोग्राफ, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क, कोई भी सिनेमेटोग्राफ नहीं कर सकते फिल्म में, मान लीजिए उस नोवेल के बेसिस पे आप कुछ मूवी नहीं बना सकते, कोई साउंड रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप। टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, पर्शियन में उसको हिंदी में नहीं कर सकते, हिंदी को पर्शियन में नहीं कर सकते। टू मेक एनी एडाप्टेशन ऑफ द वर्क, एडाप्टेशन मतलब वही एडाप्टेशन समझते हो, समय के साथ चीज़ों के साथ सूट कर जाना, सूटेबल हो जाना, तो आप उस चीज़ को देख रहे हो कि नहीं इसमें कुछ अरेंजमेंट कर दे, कुछ चेंजेस करके अगर एडाप्ट करना चाह रहे हो चीज़ों को, कुछ नया सेटअप करना चाह रहे हो तो नहीं कर सकते आप। टू डू इन रिलेशन टू अ ट्रांसलेशन और एन एडाप्टेशन ऑफ द वर्क एनी ऑफ द एक्ट्स क्वालिफाइड इन रिलेशन टू व्हाट, वर्क इन क्लाउज 1 to 5। आगे देखोगे आप, इन द केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या अधिकार मिलता है, ये बातें कर ली हमने। कंप्यूटर प्रोग्राम में कहता है टू डू एनी ऑफ द एक्ट्स स्पेसिफाइड इन क्लाउज ए, टू सेल और गिव, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, उसके अलावा ये सारी चीज़ें तो होती है जो क्लाउज ए में दिया हुआ है। इसके अलावा टू सेल और गिव एन कॉमर्शियल रेंटर और ऑफर फॉर सेल फॉर कॉमर्शियल रेंटर एनी कॉपी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। सेलिंग की बात करें, रेंटल की बात करें, रेंट नहीं कर सकते, जैसे डीवीडी प्लेयर वगैरह की हम बात करें, मान लो कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोई सॉफ्टवेयर टाइप की हम बात करें, प्रोवाइडेड दैट सच कॉमर्शियल रेंटर डज नॉट अप्लाई इन व्हाट कंप्यूटर प्रोग्राम वेयर द प्रोग्राम इटसेल्फ इज नॉट द एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंटल। हाँ, भले आप जो रेंटिंग कर रहे हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, वो कंप्यूटर प्रोग्राम उसका सब पार्ट है, बस चीज़ें बहुत बड़ी आप कर रहे हो रेंट, तो उस केस में नहीं लगेगा ये चीज़। आगे देखें, इन द केस ऑफ एन आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक कोई आर्ट का कल जैसे पेंटिंग वगैरह, टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन मटेरियल फॉर्म इंक्लूडिंग, रोक सकते हो किन किन फॉर्म्स में रिप्रोड्यूस करने से, और स्टोरिंग करने से रोक सकते हो। 3D को 2D में, 2D को 3D में करने, 3D में डिपिक्ट करने से रोक सकते हो। 2D में है तो या तो उसको 3D में नहीं कन्वर्ट कर सकते, 3D में तो 2D में नहीं कर सकते। पब्लिक को कम्युनिकेट करना है, कॉपी की बात करें हम, एडाप्टेशन की बात करें हम, ये सारी बातें आपको अधिकार के रूप में मिलती हैं। सिनेमेटोग्राफी में क्या देखिए, थोड़ा सा चेंज है सिनेमेटोग्राफी में, ध्यान दीजिएगा। इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म में क्या होता है, टू मेक अ कॉपी ऑफ द फिल्म इंक्लूडिंग अ फोटोग्राफ ऑफ एनी इमेज फॉर्मिंग पार्ट देयर, कोई भी फोटोग्राफ भी आप नहीं उसका यूज कर सकते हैं सच। अ स्टोरिंग ऑफ इट इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, भाई सारी चीज़ें लिखी, रेंटल वगैरह की बात हुई, सेम चीज़ है, थोड़ी सी इसमें चेंज हो जाती है। आगे देखो, टू कम्युनिकेट द फिल्म इन केस ऑफ अ साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग के केस में क्या क्या चीज़ें मिलती है, टू मेक एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग इम्बॉडिंग इट इंक्लूडिंग स्टोरिंग ऑफ इट एनी मीडियम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टू सेल और टू गिव ऑल व्हाट कमर्शियल रेंटल और ऑफर फॉर सेल, टू कम्युनिकेट द साउंड रिकॉर्डिंग टू द पब्लिक। तो कुछ बातें कही गई थी कोर्ट में, वो याद रखिएगा। मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉपीज टू इंडिविजुअल्स, सिर्फ और आपने वो कॉपी दिखा दी, इंडिविजुअल को प्रेजेंट कर दिया बहुत ही लिमिटेड क्लास में, और कुछ एडवांस कॉपी भेज रहे हो कि एक बार पब्लिकेशन देकर रिव्यू ले लिया जाए प्रेस में, वो चीज़ें कहीं से भी उसमें रिप्रोड्यूस नहीं होगी, वो चीज़ उसको रिप्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, इज नॉट अ पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन नहीं हुआ वो। मेयर प्रिंटिंग ऑफ वर्क डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिकेशन एज वर्क मे बी विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक आफ्टर इट प्रिंटेड। ठीक है, तुमने प्रिंट करवा लिया 50 कॉपियाँ, तो ये थोड़ी ना कर दोगे कि पब्लिशिंग हो गई, वो नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कम्युनिकेटिंग टू द पब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस में। कम्युनिकेशन मतलब व्हाट, पब्लिक को दिखा दिया। अब पब्लिक मैं हूँ, एक नोवेल आ रही है कहीं मुंबई में, बंदरा वगैरह में वो छप रही होगी, अब मुझे कैसे पता चलेगा? या तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे क्या हुआ कि वो अपने उस प्रिंटर दुकान के बाहर खड़े होके बता रहे थे कि देखो एक मेरी मैगजीन है, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो पब्लिकली हो गई वो। उस समय कम्युनिकेट किया ना पब्लिक से आपने, क्वांटम थोड़ी है ना, क्वांटिटी की थोड़ी बात हो रखी है। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉपीज एक अलग चीज होती है, पर अगर आपने उस चीज के बारे में बता दिया लोगों को पूरा, प्रिंटिंग मशीन के बाहर खड़े होकर दुकान के बाहर के देखो 50 लोग खड़े हैं, मैं तुमको इस मैगजीन के बारे में पूरा बता, आपने कम्युनिकेट कर लिया ना, तो इसके ऊपर बात किया जा सकता है कि आपने तो ऑलरेडी क्लेम कर, आपने ऑलरेडी तो कम्युनिकेट कर दिया है। एक्सपोजिंग ऑफ कॉपी ऑफ द वर्क फॉर सेल अमाउंट्स टू पब्लिकेशन, एक्सपोजिंग ऑफ कॉपी ऑफ द वर्क फॉर सेल अमाउंट्स टू पब्लिकेशन, एक्सपोज कर दिया उसने आपको सेलिंग करेगी, जाओ अब तुम सेल कर दो, तो हो गया पब्लिकेशन। बात करना क्या है, ये सारी बातें याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अब कहता है रिप्रोडक्शन राइट्स इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेज ऑफ वर्क, यही मैं डिटेल में समझाना चाह रहा था आपको। रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क इन एनी मटेरियल फॉर्म इंक्लूडिंग द स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये सारे आपको राइट्स दिए जाते हैं।
रिप्रोडक्शन इन मटेरियल फॉर्म, डिपिक्शन इन 3D 2D 3D मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास कॉपीराइट है ना, तो किसी और कोई और ये कर नहीं सकता, यानी आपके पास राइट है। आपके पास कॉपीराइट राइट हुआ 2D पे, कोई लिटरली वर्क्स थी, कोई म्यूजिकल चीज थी या कुछ भी, तो आप उसके ऊपर ये नहीं कह सकते उसको 3D में कन्वर्ट कर दो, और कोई कर रहा है तो आप उसको करने दोगे नहीं। यू कैन क्लेम दैट। क्या ऐसे नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते आप। दिखाओ, ड्रामेटिक है, कोई मान लो ड्रामा है, कोई लिटरेरी है, कोई म्यूजिकल वर्क है, 2D में मान लो, इसको 3D में कन्वर्ट थोड़ी ना कर सकते हो आप बिना कॉपीराइट ओनर से बात किए हुए। तो यहां पे राइट्स दिए जाते हैं आपको, बंडल ऑफ राइट्स आपको मिले ना, ये सारी चीजें राइट के रूप में मिली। रिप्रोडक्शन इन मटेरियल फॉर्म, रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क इन एनी फॉर्म। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन तो कर दिया आपने, आपके कहने से प्रोडक्शन हुई चीजों की, मार्केट में आ गई वो चीज, उस चीज की रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते कोई वापस से कोई उसको वापस से छप नहीं सकता बिना आपसे परमिशन लिए हुए। पर ये चीजें बार बार कोर्ट में जाती हैं। पर उसमें सिर्फ वो चीजें नहीं होती कि हमने सर उसको 10 कॉपियां दी तो उसने 20 छाप दिया, नहीं, वो आपस की आपकी बातें, वो बिजनेस की बात हो गई। होता क्या है, कई बार सेलिंग की बात, इंडिया से बाहर की बात होती है, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होती है, क्योंकि हमने तो आपको इंडिया से बाहर भेजने का बोला ही नहीं था, वहां की प्राइसेस तो हम डिटरमाइन करेंगे, आप कैसे कर दिए, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का कई बार होता है ग्लोबल एग्जॉस्शन राइट, कुछ होता है रीजनल एग्जॉस्टिव राइट, कि आपने एक बार इंडिया में पब्लिश कर दिया तो आपके पास पावर खत्म हो गया। हाँ ठीक है, इंडिया में मेरा पावर खत्म हो गया, उस चीज को आप कॉपी बनाओ बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंडिया के बाहर जैसे उसको बेचोगे मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। आगे कहते हैं राइट टू इशू ऑफ वर्क टू द पब्लिक, राइट टू इशू ऑफ वर्क टू द पब्लिक, उस वर्क को आपने क्या कर दिया, पब्लिक इशू कर दिया। जैसे कॉपी ऑफ एनी वर्क इफ सोल्ड ऑलरेडी देन इट्स सर्कुलेशन, जो ऑलरेडी बिक चुकी है मार्केट में कोई वर्क, उसकी कॉपी अगर है, उसकी कोई कॉपी बना रहा है तो वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। वो लेट से मेरी एक नॉवेल है, मैगजीन है, आती है मेरी मैगजीन, अब वो वर्क है मेरी ऑलरेडी सोल्ड, तो वो पब्लिक सर्कुलेशन में है, उसकी कॉपी बना के आप बेच सकते हैं। मैं कॉपीराइट थोड़ी कह सकता हूँ, वैसे मेरी है नहीं कॉपीराइट, मुझ पे खुद कॉपीराइट लग सकता है। तो मैं क्या भी दूसरे नोवेल के एग्जांपल, मान लो चेतन भगत की कोई नोवेल है, एक बार मार्केट में आ गई, वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में हो गई ना। आगे कहता है इफ ओनर ऑफ कॉपीराइट, सुनिए इस लाइन को, इफ ओनर ऑफ कॉपीराइट हैज वैलिडली इशूड टू द पब्लिक, वैलिडली इशू कर दिया आपने पब्लिक को, द सब्सिक्वेंट सर्कुलेशन ऑफ दोज कॉपीज शैल नॉट इन्फ्रिंज द राइट्स ऑफ द ओनर। अगर वो बार बार सर्कुलेशन उसकी बन रही है, फिर से कुछ छप रहा है मार्केट में, प्रिंट हो रहा है, छप रहा है, प्रिंट हो रहा है, छप रहा है, तो आपकी राइट्स नहीं वहां पे खराब हो रही है। वो इसलिए नहीं होती, मैं बता देता हूं, क्योंकि जब आप बिजनेस लाइन में उतरते हो, जब आप ऐसा कुछ काम करते हो, आपसे एक बार में लमसम अमाउंट ले लिया जाता है, आप ले लेते हो, उनसे अच्छा खासा अमाउंट ले लेते हो, आपको पता चल जाता है यार। तो आप ये कहते हो कि एक बार रुक जाओ, 10 कॉपी अभी लेकर जाओ मेरे से, मेरे हॉलमार्क वाले, मेरे हाथ से, अगर 10 दिन के अंदर बिक जाए तो मैं समझ जाऊंगा रिव्यू अच्छा है, फिर मेरे से आके बात करना। आगे पढ़ते हैं कि बिकॉज इन केस कॉपीज ऑलरेडी सोल्ड और इन सर्कुलेशन देयर कैन बी नो रेस्ट्रिक्शन इन रीइशूइंग दोज कॉपीज टू द पब्लिक बाय ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड देम बाय परचेजिंग इट। मैंने आपसे परचेज करा उसकी कॉपी, अब मैं उसको बार बार कॉपी बेच रहा हूं, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? आपका मैंने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैसे करा? मैंने तो आपसे खरीदा है, पूरी कॉपीराइट का आपने पैसा लिया मेरे से। तो रीपब्लिशिंग इज समथिंग एल्स, रिप्रोडक्शन इज समथिंग एल्स। रिप्रोडक्शन मतलब समझते हो, उसके बनावट को आपने वापस तैयार करा है कंप्लीट। रिप्रोड्यूस में तो क्या, चल कॉपी बनाई बेच दिया वापस से। रिप्रोडक्शन में आपने कुछ ना कुछ चेंज करा है, उल्टा पुल्टा पक्का, या तो उसका नाम खराब करा, नाम हटा दिया है, तो कुछ उसका पब्लिकेशन एजेंसी हटाया, कुछ तो करा है आपने रिप्रोडक्शन के रूप, वो नहीं कर सकते आप। होता क्या है, उसके में पैसे कम जाते हैं और सारा पैसा उसके पास चला जाता है जिसने कॉपी रिप्रोड्यूस करी है, मतलब रिप्रोडक्शन करा है। रिपब्लिकेशन अलग चीज है। जॉन बिले एंड सन्स वर्से जो प्रभात चंद्र कुमार जैन का केस था, इसमें यही था कि प्रभात चंद्र कुमार जैन अब जो बात करते हैं कि इंडिया के बाहर जो है, और इंडिया की टेरिटरी से जो बाहर की बात हुई थी कि आप इंडिया की टेरिटरी से बाहर नहीं बेच सकते, यही बात कही गई थी इसमें। जॉन बिले का जो बात था, प्लेंटिव का जो बात थी कि यार हमने तो थाईलैंड, इंडिया, चाइना, म्यांमार, इन सब में बेचने के लिए कहा था तुम्हें, तुम इंडिया से बाहर बेच रहे हो, यूएसए में, कनाडा में, ये हमने कहा नहीं था, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो प्रभात चंद्र कुमार जैन साहब कह रहे थे कि देखो भैया, हमने तो आपसे खरीद लिया एक बार, तो आपकी तो एग्जॉस्शन ऑफ राइट्स हो गई, खत्म हो गया आपका राइट, तो आप क्लेम तो कर ही नहीं सकते हर कॉपी पे। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं कर सकता। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल एग्जॉस्शन वर्सेस रीजनल एग्जॉस्शन, इस बात को समझिए। एग्जॉस्ट हो गई, मेरी सारी एफर्ट्स खत्म हो गए, मेरे सारा मतलब लिमिट्स थे, एक दिन के ट्रांजैक्शन 10 होते हैं यूपीआई के, आपके वो सारे एग्जॉस्ट हो गए एक दिन के, आप कर ही नहीं सकते। तो कोर्ट ने कहा एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल एग्जॉस्शन वर्सेस रीजनल एग्जॉस्शन।
तो ग्लोबल एग्जॉस्ट मतलब कि अगर यूएसए, कनाडा वगैरह फॉरेन देशों में ऐसा कुछ कुछ है कि अगर आपने एक बार आपकी कॉपी मार्केट में आ गई तो वो ग्लोबल लेवल पे आप कहीं भी कॉपी सेल हो सकती है, आप उसका आपको कॉपीराइट खत्म, इंडिया पूरी दुनिया में कहीं भी। रीजनल कहता है कि हाँ एक रीजन में खत्म हो गया, अब यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हर कॉपी पे आके कि यार मेरी कॉपीराइट तुमने कैसे मेरी कॉपी पब्लिश कर दी। नहीं, इंडिया के बाहर अगर मान लीजिए उस रीजन के बाहर जा रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हो। इस केस में यही था, इंडिया में बोला गया कोर्ट के द्वारा कि देखो इंडिया में ग्लोबल एग्जॉशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि किसी भी सेक्शन में डील नहीं हुआ है, तो हम रीजनल एग्जॉशन की बात करेंगे। अब देखिए कोर्ट का डिसीजन था, मान लिया उन्होंने, तो रीजनल एग्जॉशन जैसे ही लगेगा आपके ऊपर लग गया कॉपीराइट, क्योंकि आपने इंडिया के बाहर बेचा है, इंडिया के बाहर सेल करा है आपने, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्योंकि हाँ इंडिया में इस बंदे का पावर चला गया, इंडिया में आप कॉपी इशू करो कोई दिक्कत नहीं है, बोल भी नहीं रहा था ये, बट इंडिया के बाहर आप जैसे बेचोगे, सेल करोगे, तो आपके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम लगेगा। पर ये केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। हाँ, कहता है कि हियर इन द केस वंस अ लाइसेंस हैज बीन टेकन विल नॉट एग्जॉस्ट द कॉपीराइट क्लेम। अगर एक बार उसने पूरा का पूरा मान लीजिए लाइसेंस ले लिया तो कॉपीराइट क्लेम नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रीजनल एग्जॉशन की बात हो रही है। इसलिए डिफेंडेंट को उन्होंने क्या करा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए लायबल ठहराया। समझ रहे हो बात को? आगे चलते हैं। अब राइट टू कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू द पब्लिक सेक्शन 2FF अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई सेक्शन को ढंग से। कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, बातचीत, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत या किसी को कन्वे करता है, लेट्स से मीन्स मेकिंग एनी वर्क और परफॉर्मेंस अवेलेबल फॉर बीइंग सीन, दिखने लायक हो, सुनने लायक हो, या फिर अदरवाइज एंजॉयड बाय द पब्लिक डायरेक्टली और बाय एनी मीन्स ऑफ डिस्प्ले और डिफ्यूजन अदर देन बाय इशूइंग फिजिकल कॉपीज ऑफ इट, whether simultaneously or at places and times chosen individually, regardless of whether any member of the public actually sees, hear or otherwise enjoys the work or performance so made available। मेरी बहुत बड़ी नोवेल आ रही है, मूवी की एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है, मैंने उसका ट्रेलर लॉन्च करना चाहा कनॉट प्लेस पे, लाखों लोगों के बीच में, एक भी नहीं आए, मत आए, कर दिया लेकिन आपने कम्युनिकेशन, भले ही ना आए, 1 लाख आ गए तो बात ही अलग है। तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? पब्लिक तक वो बात पहुंच गई जो आपके वर्क के बारे में पता होनी चाहिए थी, या तो डिस्प्ले के थ्रू, या दिखने लायक हो, सुनने लायक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंच तो गया उनके पास। एक्सप्लेनेशन में कहता है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लाउज कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट, केबल और एनी अदर मीन्स ऑफ साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, कोई इसका साथ कोई कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम अपन, टू मोर देन वन हाउस होल्ड, एक से ज्यादा हाउस होल्ड, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल रूम्स ऑफ एनी होटल और हॉस्टल शैल बी डीम्ड टू बी कम्युनिकेशन टू द पब्लिक। किसी भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, चाहे रेजिडेंशियल रूम्स की बात करो, होटल की बात करो, हॉस्टल की बात करो, वो कम्युनिकेशन टू द पब्लिक होगा। पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं यार, चाहे कहीं भी रह ले, पर आपने उन्हें कम्युनिकेट कर दिया तो कम्युनिकेशन का अधिकार जो है वो भले ही आपको मिलता है। राइट टू कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू द पब्लिक आपको मिलता है ना कॉपीराइट लेने के बाद। अब आगे कहता है, राइट टू मेक सिनेमेटोग्राफ, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क। राइट मिलता है आपको सिनेमेटोग्राफ के फिल्म में या साउंड रिकॉर्डिंग फिल्म में, क्या क्या राइट मिलता है? कॉपीराइट के क्लेम्स में देखो, कम्युनिकेशन करने का राइट मुझे मिलता है, मैं कम्युनिकेट करूंगा, मेरी कॉपीराइट मेरा है, वो कैसे भी क्लेम कर लो भाई, कैसे जैसे चाहो, साउंड रिकॉर्डिंग करके करना चाहते हो, डिस्प्ले करके करना चाहते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करके करना चाहते हो, करो, तुम्हारा कॉपीराइट मटेरियल तुम करो जैसे करना, दूसरा नहीं कर सकता, राइट आपको मिली है। कम्युनिकेशन टू द पब्लिक कॉपीराइट बंदा कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, वही सेम चीज सिनेमेटोग्राफ में भी है। सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स मींस एनी वर्क ऑफ विजुअल रिकॉर्डिंग सामने वाला दिखना चाहिए विजुअल से, एंड इंक्लूड्स अ साउंड रिकॉर्डिंग भी। accompanying such visual recording and cinematograph shall be construed as including any work produced by any process analogous to the cinematography including video films। साउंड रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? साउंड रिकॉर्डिंग मीन्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड फ्रॉम विच सच साउंड्स मे बी प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम ऑन विच साउंड रिकॉर्डिंग इज मेड और मेथड बाय विच द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये सब इंडिपेंडेंट है इन सब चीजों से। Visual recording means the recording in any medium by any method including the storing of it by any electronic means of moving images or by representation thereof from which they can be perceived, produced or communicated by any method। ये सारे अधिकार आपको मिलते हैं सिनेमेटोग्राफ फिल्म में, अगर या साउंड रिकॉर्डिंग की चीजों को आपने कॉपीराइट करा रखा है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए उसका, साउंड रिकॉर्डिंग कराइए उसका, दोनों को साथ में करा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। अब एक केस है आपके लिए, वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट आईएनसी एंड अदर्स वर्सेस मिस्टर संतोष विजी। अब इसमें हुआ क्या था, संतोष विजी साहब जो थे, जस्ट वेट अ सेकेंड,
मेरा टैब एकदम से डिस्चार्ज हो गया, एकदम 3% पे आ गई थी बैटरी। देखिए जो वार्नर ब्रॉस एंटरटेनमेंट वाला जो केस है, मिस्टर संतोष बेजी वाला केस, इसको ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं केस, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। संतोष बेजी साहब एक ऐसी चीज़ इंपोर्ट करा रहे थे इंडिया में जो यूएस और कनाडा के बाहर अलाउ नहीं था। अब इन्होंने इंपोर्ट तो करा लिया, तब ये जब बात पहुंचे वार्नर ब्रदर्स लेके गए कोर्ट में, तो कह रहे हैं कि देखो सर इंटरनेशनल ऑर्डर की बात हो गई यहाँ पे, कॉपीराइट इंटरनेशनल ऑर्डर जब पढ़ोगे 1999 तो मैं बताऊंगा 51 सेक्शन 51 57 बाद में, तो उसमें समझाऊंगा अच्छे से। तो इन्होंने बोला डिफेंडेंट साहब ने, संतोष बेजी साहब ने, कि यार ऐसे कैसे, हमने तो हमारा तो एक्ट अलाउ करता है पैरेलल इंपोर्टेशन की, पैरेलल इंपोर्टेशन जिसको बोलते हैं, आप इंपोर्ट कराओ इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोर्ट का एक्ट तो अलाउ करता है, इंटरनेशनल ऑर्डर कहाँ से आ गया इसमें, और हम उसको रेंट भी कर रहे हैं, हमने ओरिजिनलिटी मंगवाई, ओरिजिनल डीवीडीज है हमारे पास, हम उसको रेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो कोर्ट ने कहा कि देखो जब इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ अपना जो कॉपीराइट एक्ट है ना उसके साथ मेल खाता है, उसके साथ एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, एक साथ देखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट नहीं, एक साथ देखना पड़ेगा आपको दोनों को। तो इशू यही उठा कि वेदर द ऑफरिंग फॉर रेंट इन इंडिया ऑफ कॉपीज और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स ऑथोराइज फॉर सेल और रेंटल ओनली इन पर्टिकुलर टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और नॉट। जिसको कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी में ही रेंट पर देने की बात हुई थी, उसको इंडिया में अगर आप दे रहे हो तो क्या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा कि नहीं होगा, अब वो बंदा आकर कॉपीराइट की बात कर सकता कि नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने कहा, जो सुनिएगा, कोर्ट ने कहा सेक्शन 51B को जब आप पढ़ोगे, दैट टॉक्स अबाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, इट सेज दैट अ कॉपीराइट इन अ वर्क शैल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड। कब कह सकते हो कि उसको ऊपर जो कॉपीराइट है वो अधिकार उसको इन्फ्रिंज किया गया, व्हेन एनी पर्सन मेक्स और सेल और हायर और सेल्स और लेट्स फॉर हायर और बाई वे ऑफ ट्रेड डिस्प्लेज और ऑफर फॉर ट्रेड और सेल। मतलब आपने क्या, अगर उसको सेल करने की बात कर रहे हो, हायरिंग की बात कर रहे हो, ट्रेड की बात कर रहे हो, या उसको पब्लिक में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंपोर्ट करते हो इंडिया में कोई इन्फ्रिंजिंग कॉपीज जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट्स ईदर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू आफ्टर अफेक्ट व्हाट प्रिजुडिशली द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। तो ओवरऑल कोर्ट ने बड़ा सिंपल चीज कहा कि देखो जब इंटरनेशनल कॉपीराइट इंटरनेशनल ऑर्डर 1999 के साथ आप देखोगे ना, जो कि क्या रिकॉग्नाइज करता है, कॉपीराइट इन द सिनेमेटोग्राफिक वर्क रिकॉग्नाइज करता है, और इंडिया भी रिकॉग्नाइज करती है। तो आपने क्या करा, एक ऐसी चीज की इंपोर्ट कराया आप जिसको उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, रेंटिंग कर रहे हो आप, जो कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है उसमें, इंटरनेशनल ऑर्डर और कॉपीराइट एक्ट 1950 से जो आपका 7 उसके साथ एक साथ देखोगे तो कोर्ट ने बोला कि आपने गलत करा, आपने इन्फ्रिंजमेंट करा, आपने इन्फ्रिंजिंग करी उनकी कॉपीज की, इट विल बी अ व्हाट इन्फ्रिंजिंग कॉपी। और पैरेलल इंपोर्टेशन के केस में कोर्ट ने कहा कि देखिए जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का, वो प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉशन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो सिनेमेटोग्राफिक वर्क्स वाले में नहीं लगता, सिनेमेटोग्राफिक वर्क्स वाले में चीज नहीं लगती, लिटरली वाले में लगती है, ड्रामेटिक वाले में लगती है, आर्टिस्टिक वाले में लगती है, ड्रामेटिक में लगती है। पर इसमें सिनेमेटोग्राफिक वाला में जो अधिकार है कि आप बच जाते हो एग्जॉशन वाला राइट से, वो नहीं लगता। इसलिए आपने जो करा है वो गलत करा, आपने इंपोर्ट करा एक ऐसी चीज जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम बाहर करने पे किया जा सकता था, ये बात कही हुई थी, तो आपने कॉपीराइट क्लेम करा है। सेक्शन 51B जब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, आज तो बस राइट्स की बात करी आपसे, कुछ राइट्स मिलते हैं, बंडल ऑफ राइट्स जिसकी बात करी हमने, मोरल राइट्स की बात करी हमने, केस की बात करें, जो अब वीडियोज आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे आईपीआर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबको बताइए, अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू।